नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 30 जनवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मिल्क डिस्पैरिटी के मामले में, द हिंदू का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स के पिघलने से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का ही डीप सीक, जो एक नया एआई का मॉडल आ गया है, चाइना की कंपनी ने डेवलप किया है। इसने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक नया ब्रेक थ्रू एआई की दुनिया में लेकर आया है डीप सीक का ये नया मॉडल। कैसे जानेंगे, उससे पहले देखो एक केस स्टडी आप सोल्व कीजिए। कल देखो एक दुखद हादसा हो गया और उसी के बेस पे ये केस स्टडी है। आप देखो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, जहाँ पे महाकुंभ 2025 चल रहा है। जनवरी 2025 को ना 29 जनवरी 2025 को रात को 1 से 2 बजे के बीच में मौनी अमावस के दिन एक बड़ी भगदड़ की घटना हो गई। बहुत सारे लोगों की भीड़ ने ना अखाड़ा मार्ग पे बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इसकी वजह से देखो 30 जानें चली गई हैं, 60 लोग इंजर हो गए हैं। हॉस्पिटल में अभी भी घायलों को लाया जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो शाही स्नान होना था, अमृत स्नान, उसे कैंसिल कर दिया गया है। ग्राउंड सिचुएशन अभी ये है, वेन्यू पे ना 5 करोड़ लोग मौजूद हैं। अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर। मल्टीपल वीआईपी मूवमेंट्स शेड्यूल्ड हैं और अखाड़ा परिषद ने कैंसिल कर दिया है शाही स्नान। ये भी काफ़ी रेयर चीज़ है। मैनी व्हीकल्स डिवोटीज़ के अभी भी शहर के बाहर फंसे हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिसरप्शन फेस कर रहा है क्योंकि सभी लोग अपनों की सलामती के लिए कंसर्न हैं। रिलीजियस लीडर्स डिमांड कर रहे हैं कि अरेंजमेंट्स अच्छे होने चाहिए। अपोजिशन के लीडर्स बोल रहे हैं कि आर्मी को पूरा अरेंजमेंट सौंप दिया जाए। मीडिया कयास लगा रहा है 30 नहीं 100 लोग मरे हैं। पूरा आंकड़ों का व्यापार चल रहा है और फैमिलीज अपने मिसिंग रिलेटिव्स को ढूंढ रहे हैं। वीआईपी बार बार बोल रहे हैं कब हमें आने दिया जाएगा। तो ये पूरी सिचुएशन है। एज ए डीएम आप कैसे इस सिचुएशन को संभालोगे? वैसे तो देखो कायदे से आपको भी पता है, ऐसी सिचुएशन में तो सीएम से लेके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी अब सब इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो सिर्फ डीएम के बस की बात है नहीं। लेकिन केस स्टडी सोल्व करने के लिए आप मान लीजिए डीएम है। अगर आपको थोड़ा अनप्रैक्टिकल लगता है कि डीएम के पास इतनी पावर है नहीं, तो लिख लीजिए यहाँ पे आप चीफ सेक्रेटरी हो उत्तर प्रदेश के। ये भी सही है, समझ गए? जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा मान के इस केस स्टडी को सोल्व कीजिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में जो पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ना इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश है और वाइट रेवोल्यूशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बट देखो ये तो ना सप्लाई साइड की कहानी है कि पहले हमारे देश में दूध की कमी थी, लेकिन मिल्क रेवोल्यूशन से दूध की सप्लाई बढ़ गई। लेकिन आज जो प्रॉब्लम है ना वो डिमांड साइड की है। आज भी देखो भारत में ना जो मिल्क है वो सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है। खास करके गरीब, बच्चे, वुमेन और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और आज मिल्क के मामले में इसी डिस्पैरिटी को हम समझेंगे और सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे। दूध सिर्फ देखो एक पिया जाने वाला पदार्थ नहीं है, ये एक सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, आयोडीन, ऐसे देखो बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूध हम बचपन से सुनते आए हैं हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मांसपेशियों के लिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रिसर्च भी कहती है अगर देखो 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दूध दिया जाए ना रेगुलरली, तो उनमें देखो फिर स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ती, अंडरवेट और न्यूट्रिशन के कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब दूध जो है वो न्यूट्रिशन का और पोषण का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मगर देखो समस्या ये है, जो मैंने आपको बताया, सबको ये बराबर रूप से नहीं मिल रहा है। हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा कहता है टॉप 10% जो अमीर लोग हैं ना देश में, वो देखो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ना 3 से 4 गुना ज़्यादा पर कैपिटा मिल्क कंज्यूम करते हैं। और नीचे के इनकम के मामले में नीचे के जो बॉटम के 30% लोग हैं ना, वो सिर्फ देखो 18% मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। और देखो ऐसा नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो इनकम के कारण डिस्पैरिटी है।
डिस्पैरिटी देखो और बहुत सारे इंडिकेटर्स में है, जैसे एक है अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड। अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, आप बोलोगे गांव के जो लोग हैं वहां तो दूध प्रोड्यूस होता है, वहां के लोग तो बहुत दूध पीते होंगे, लेकिन देखो अफसोसजनक बात यह है उल्टा है। गांव में दूध बेशक ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन शहरों के लोग ज्यादा दूध कंज्यूम करते हैं, और ये जो फर्क है ना ये 30% का है। यहां पे देखो अर्बन हाउस होल्ड कंज्यूम 30% मोर मिल्क पर कैपिटा एज कंपेरिजन टू रूरल एरियाज। तो दूध कंजप्शन के मामले में अर्बन रूरल डिवाइड भी है, और इसके अलावा इवन देखो सामाजिक वर्गों में भी डिवाइड है। क्वेश्चन उठता है कैसे, एक तरफ है देखो जनरल कैटेगरी के हाउस होल्ड्स और दूसरी तरफ हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के हाउस होल्ड्स। तो सर्वे में यह पाया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के हाउस होल्ड्स में पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन ना 4 लीटर कम है एज कंपेरिजन टू पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन इन जनरल कैटेगरी हाउस होल्ड्स। फिर देखो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज भी हैं। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पे मिल्क का कंजप्शन काफी ज्यादा है। यहां पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन डेली 333 ग्राम से लेकर 421 ग्राम के बीच में है, जबकि जो दूसरे गरीब राज्य हैं ना जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, यहां पे मिल्क का कंजप्शन पर कैपिटा सिर्फ 75 ग्राम से लेके 171 ग्राम के बीच में है। समझ गए? तो बात सिर्फ इनकम डिस्पैरिटी की नहीं है, यहां पे बात देखो अवेयरनेस की भी है, अफोर्डेबिलिटी की भी है। देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का यह कहना है हर एक पर्सन को ना डेली 300 ग्राम दूध तो जरूर पीना चाहिए। लेकिन दिक्कत देखो ये है हमारे देश में ना 70% भारतीय ऐसे हैं जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, मतलब पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इतना दूध पीने के लिए पर कैपिटा 300 ग्राम दूध पीने के लिए 70% भारतीयों को ना अपनी इनकम का 10 से लेकर 30% जो है वो सिर्फ दूध पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन गरीब लोग इतना पैसा देखो नहीं खर्च कर पाते दूध पे, इसलिए वो अपनी डाइट से ना दूध को हटा देते हैं, मिल्क वो हटा देते हैं ताकि थोड़ा पैसा सेव किया जा सके। दूसरी तरफ देखो पैराडॉक्स ये है अमीर लोग डबल या फिर उससे भी ज्यादा दूध कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये दूध वो कंज्यूम कर रहे हैं आइसक्रीम्स, दूध से बनी मिठाइयाँ, हाई फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स के रूप में। लेकिन इससे उनको मोटापा यानी ओबिसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब डिजीज उनको ज्यादा हो रहे हैं। तो एक तरफ देखो दूध की कमी है, दूसरी तरफ ज्यादा दूध कंज्यूम किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं। तो इसके बाद ना राइटर समाधान बताते हैं, प्रॉब्लम का समाधान क्या है। देखो सबसे पहली चीज जो सरकार की स्कीम्स है ना, जैसे पोषण अभियान है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वाली मील्स हैं, या फिर टेक होम राशन है, इनमें सरकार को ना दूध भी प्रोवाइड करना चाहिए। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो ऑलरेडी बच्चों को मिल्क पाउडर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन देखो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ना, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी की वजह से ना कुछ राज्यों ने मिल्क की सप्लाई बंद कर दी है इन स्कीम्स में, जैसे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने फाइनेंशियल इश्यूज के कारण मिल्क सप्लाई बंद कर दी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है राज्यों को ना फाइनेंशियल सपोर्ट दे ताकि वो दूध प्रोवाइड कर सके वल्नरेबल सेक्शंस को। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। स्पेशल प्रोविजंस जैसे देखो CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो फंड होते हैं उनका सहारा लिया जा सकता है दूध की सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अनहेल्दी जो फूड होता है उस पर सेस लगाया जा सकता है, जैसे जंक फूड वगैरह जो होता है जिससे बॉडी की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो यहां से पैसा जुटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट राइटर ये बोलते हैं जिन राज्यों में देखो डेयरी कोऑपरेटिव्स मजबूत है ना, जैसे अमूल है, डेयरी कोऑपरेटिव है, तो ऐसी अनेकों मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, कई राज्यों में बहुत मजबूत हैं, तो वहां पे लोगों को ना मिल्क कूपन्स दिए जा सकते हैं। उन मिल्क कूपन्स की सहायता से ना उन डेयरी कोऑपरेटिव की जो भी डेयरीज है ना वहां पे जाके लोग जो हैं मिल्क ले सकें। इससे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगा, मतलब वहीं पे दूध प्रोड्यूस हुआ और वहीं पे लोगों को मिल गया, और इसके लिए सरकार ने मिल्क कूपन दे दिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी। ट्रकों में भर भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिल्क ले जाना वो सब नहीं होगा।
समझ गए। और लोकल डेयरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि जहां पे वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे उनका मिल्क बिक रहा है, डिमांड है। तीसरा, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सकता है। यहां पे दूसरा पॉइंट है, लेकिन अपना तीसरा है। कई बार ऐसा होता है राइटर ना एक पॉइंट में ही मल्टीपल पॉइंट्स दे देते हैं जो हमारे काम के हैं, जिनको हम आंसर में यूज कर सकते हैं। तो हम अपने अलग से पॉइंट कई बार बना लेते हैं, न्यूज़पेपर के हिसाब से नहीं चलते, हम आंसर राइटिंग के हिसाब से चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखो ये है अवेयरनेस। लोगों में ना अभी भी अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन फिर भी वो दूध कंज्यूम नहीं करते। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स, डॉक्टर्स, एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से ना महिलाओं तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि दूध की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, बिहार और महाराष्ट्र में ना एक कैंपेन चलाया गया था, पोषण माह 2024। अब इस कैंपेन से ना न्यूट्रिशन के बारे में काफी अवेयरनेस मिली। तो दूध की इंपॉर्टेंस के बारे में भी ऐसा ही अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सकता है, काफी फायदा होगा। समझ गए। फिर तीसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, वो लोग जो ज्यादा दूध कंज्यूम करते हैं ना और जिसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज ये सब बढ़ रही है, उसका सॉल्यूशन है, जैसे यूके ने ना एक कैंपेन लॉन्च किया था, चेंज फॉर लाइफ शुगर स्वैप कैंपेन। यहां पे देखो नीचे लिखा भी होगा, चेंज फॉर लाइफ शुगर स्वैप्स कैंपेन। ये यूके में चला था। इस कैंपेन से ना लोगों को पता लगा और उन्होंने ना शुगर और फैट की कंजम्पशन कम कर दी। तो इस प्रकार का इनिशिएटिव हमारे देश में भी चलाया जा सकता है, सही मैसेजिंग के साथ में, ताकि वो लोग जो दूध को ओवर कंज्यूम करते हैं और जिससे नुकसान होता है ना, वो लोग दूध को ओवर कंज्यूम करना बंद करें। अगर वो दूध को ओवर कंज्यूम करना कम करेंगे तो गरीब लोगों के लिए ज्यादा दूध अवेलेबल होगा। समझ गए। तो ये पॉइंट है राइटर का। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, वर्गीज कुरियन ने ना ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था और उसकी बदौलत आज इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया। लेकिन देखो, दूध अगर सब तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो फिर यह सफलता अधूरी है। सप्लाई का देखो, दूध की सप्लाई का सक्सेस सिर्फ तभी मीनिंगफुल है जब देखो हर व्यक्ति तक दूध पहुंचे। खास करके सबसे गरीब जो 30% लोग हैं ना, वो लोग दूध को अच्छे से एक्सेस कर सकें, उनके लिए दूध अफोर्डेबल हो, यह इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्लेशियर्स के पिघलने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, यूएन ने ना 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। आखिरकार क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ना समुद्र में पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और इस वजह से कोस्टल एरियाज, एग्रीकल्चर, वाटर साइकिल सब पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तजाकिस्तान ने ना 2021 में ना एक आइडिया प्रपोज किया था, 3 मार्च 2021 को एक आइडिया प्रपोज किया था कि हर साल एक दिन वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। तो तजाकिस्तान के आइडिया पे ना यूएन जनरल असेंबली ने इस आइडिया को अडॉप्ट कर लिया दिसंबर 2022 में। अब देखो, हर साल 21 मार्च का जो दिन है ना, वो वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। अब देखो, अगला क्वेश्चन ये आता है, जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ना, उससे क्या क्या रिस्क हैं? चलो, एक रिस्क तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है, सर बर्फ पिघल रही है, नदियों के थ्रू समुद्र में पानी ज्यादा जा रहा है, तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन देखो, और भी बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे फ्रेश वाटर क्राइसिस। अब ग्लेशियर से ना हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है क्योंकि ग्लेशियर का पानी बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। अब शॉर्ट टर्म में तो देखो ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ग्लेशियर्स रहेंगे ही नहीं, तो फिर हमें फ्रेश वाटर कहां से मिलेगा? फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो परमानेंटली बंद हो जाएगी ना, तो ये दिक्कत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सी लेवल राइज। बहुत सारे कोस्टल एरियाज पानी में डूब रहे हैं, आइलैंड्स डूब रहे हैं, सिटीज जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क, इन शहरों को खतरा है। तीसरा रिस्क है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। ये देखो, ये जो है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब देखो ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना, तो पानी आता है और वो जो पानी है ना वहीं पे एक लेक में जमा हो जाता है। मतलब ग्लेशियर्स के पिघलने से ना लेक बनती है, ग्लेशियल लेक्स,
और कभी कभी ना ये लेक फट जाती है, जैसे सिक्किम में देखने को मिला। तो ग्लेशियर लेक फट गई। ग्लेशियर लेक के नीचे जो लोग रहते हैं ना, उनको बहुत नुकसान होता है। उत्तराखंड में भी यही हुआ था 2013 में। तो ये तीसरा रिस्क है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। फिर देखो आर्टिकल में एक और प्रॉब्लम भी बताई जाती है, ग्लेशियर काल्विंग की। काल्विंग क्या होता है? देखो जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ना बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर से अलग हो गया। मान लीजिए ग्लेशियर था और इतना जो टुकड़ा है ना वो अलग हो गया ग्लेशियर से। इससे होता क्या है, इससे देखो ये जो टुकड़ा है ना जो अलग हुआ है, ये और तेजी से मेल्ट होता है, और तेजी से मेल्ट होता है। तो जो पेरेंट ग्लेशियर है उसके डायनामिक्स और ज़्यादा बदल जाते हैं और समुद्र में पानी का लेवल और तेजी से इंक्रीज होता है। तो काल्विंग समझ गए ना अब। तो ग्लेशियर्स के पिघलने से ये सारे रिस्क हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल में जो राइटर है ना वो हिंदुकुश हिमालय रीजन की बात करते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये हिंदुकुश हिमालयन रीजन है। इसे धरती का थर्ड पोल भी कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद में। ये देखो दुनिया का ना सबसे बड़ा स्नो और ग्लेशियर का रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद में। 8 देशों में ये स्प्रेड है। वेस्ट में है अफगानिस्तान और ईस्ट में म्यांमार तक। और 10 बड़ी नदियों का ये सोर्स है हिंदुकुश हिमालयन रीजन। जैसे देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ऐसी 10 बड़ी नदियों का ये सोर्स है। और 130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन लोग जो हैं इन नदियों पे डिपेंडेंट हैं। वैसे हमारे देश में जो इंडियन हिमालयन रीजन है ना, ये देखो हमारे देश के 13 राज्यों और यूटी को कवर करता है। और यहाँ पे इंडियन हिमालयन रीजन में ना 50 मिलियन लोग रहते हैं। कितने? 50 मिलियन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना जो मैपिंग की है उसके अनुसार इंडियन पार्ट ऑफ जो हिमालयज है ना उसमें 9,575 ग्लेशियर्स हैं और इंडियन हिमालयज 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये कुछ डेटा वगैरह है, प्री में यूज हो जाए या फिर मेंस में फोल्डर की तरह यूज हो जाए। इसके बाद देखो राइटर ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। राइटर बोलते हैं देखो हिमालयन जो ग्लेशियर्स है ना बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, ये बात सच है, बट हर जगह सिचुएशन एक जैसी नहीं है। जो वेस्टर्न हिमालयज हैं, मतलब वो हिमालय जो जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे ग्लेशियर्स ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं एज कंपेरिजन टू जो मिडिल हिमालयज में ग्लेशियर्स हैं जैसे उत्तराखंड में, या फिर ईस्टर्न हिमालयज में ग्लेशियर्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में। वहां ग्लेशियर्स थोड़ा कम तेजी से पिघल रहे हैं। और काराकोरम जो ग्लेशियर्स है ना वो रिलेटिवली स्टेबल हैं। इसे काराकोरम एनोमली भी कहते हैं। वहां पे ग्लेशियर्स थोड़े स्टेबल हैं, नहीं पिघल रहे हैं। और हिमालयाज के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जैसे देखो नीचे नाम दिए हुए हैं, छोटा सिगरी, हमता, सोने गुरांग, मेरा ग्लेशियर, ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। मास लॉस देखने को मिल रहा है इन ग्लेशियर्स में। पॉइंट समझ गए ना? पॉइंट ये है इंडियन हिमालयाज में भी ना ग्लेशियर कहीं कहीं ज़्यादा तेजी से पिघल रहे हैं जैसे वेस्टर्न हिमालयाज में, और कहीं स्टेबल हैं जैसे काराकोरम, और कहीं थोड़ा कम स्पीड से पिघल रहे हैं जैसे मिडिल और ईस्टर्न हिमालयाज। अब इसके बाद नॉन क्लाइमेट फैक्टर्स की बात की जाती है जो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पहला है एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, अब देखो हाई एल्टीट्यूड वाले जो ग्लेशियर्स हैं ना वो स्लो पिघलते हैं, शायद वहां पे मैन मेड एक्टिविटीज का कम असर होता है, तो इस वजह से ज्यादा हाइट वाले जो ग्लेशियर्स हैं ना वो स्लो पिघलते हैं। फिर देखो टोपोग्राफी की बात आती है। अब जहां पे देखो स्लोप बिल्कुल स्टीप है ना वो फास्ट मेल्ट करते हैं ग्रेविटी के कारण। मान लीजिए एक पहाड़ बिल्कुल खड़ा पहाड़ है तो वहां पे ग्लेशियर्स थोड़ा तेजी से पिघलेंगे। एक पहाड़ ऐसा है कि स्लोप थोड़ा स्टीप नहीं है, एंगल कम है, तो यहां पे ग्लेशियर्स थोड़ा कम तेजी से पिघलेंगे। स्टीप माउंटेन में खड़ी चढ़ाई हो तो वहां पे ज्यादा पिघलेंगे। फिर नेक्स्ट है डेब्रीज कवर। वो ग्लेशियर्स जहां पे देखो पत्थर और मिट्टी जमा है वो भी ग्लेशियर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। डेब्रीज यानी कचरा देखो कई बार ना काले कलर का होता है, तो काले कलर का पत्थर पुत्थर पड़े होते हैं तो वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके नीचे जो स्नो होती है वो ज़्यादा मेल्ट होगी,
तो ये सब नॉन क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं ना, वो ग्लेशियर्स के पिघलने में कंट्रीब्यूट करते हैं। राइटर बोलते हैं हमने देखो ये इस प्रकार से डिस्कस किया क्योंकि ग्लेशियर्स को अगर हमें बचाना है ना, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा ग्लेशियर किस फैक्टर की वजह से ज़्यादा पिघल रहा है। तो उसी के हिसाब से हमें ग्लेशियर्स को बचाने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर देखो हमने समय रहते स्टेप्स ना लिए ना, तो लॉन्ग टर्म रिस्क क्या होंगे। रिस्क तो वैसे ऑलरेडी बता दिया है, राइटर फिर से बताते हैं। अब देखो ग्लेशियर्स अगर पिघल गए तो ये जो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में पानी आता है, पानी आएगा नहीं, बहुत कम पानी आएगा ग्लेशियर्स अगर पिघल गए तो इन नदियों के ऊपर जो इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं 130 करोड़, उनकी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। समझ गए। ग्लेशियल लेक्स वाला पॉइंट तो मैंने आपको दे दिया, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो जाएगा, ऐसी घटनाएं ज़्यादा आएंगी क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ग्लेशियल लेक ज़्यादा बन रही हैं तो वो ज़्यादा फटेंगी, ज़्यादा फ्लड आएगी इसकी वजह से। तो मतलब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। अगस्त 2024 में ना यूएन ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव का नाम था 2025 से लेकर 2034 के बीच में ना, जो ये दशक है ना, इसको डेकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फीरिक साइंस डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब ग्लेशियर्स को प्रिजर्व किया जाए आने वाले 10 सालों में। और इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। समझ गए। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये जो मिशन है ना, ये स्टडी करता है कि कैसे हिमालयन इकोसिस्टम का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। बट देखो हमें ना थोड़ी और मजबूत पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। ग्लेशियर से संबंधित थोड़ा और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस होने चाहिए ग्लेशियर्स में, और कंटिन्यूअस फील्ड बेस्ड ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे लोग मौजूद रहें जो ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें अपनाने की आवश्यकता है अगर हम हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एआई की दुनिया में एक नए ब्रेक थ्रो के बारे में है जिसका नाम है डीप सीक। चाइनीज कंपनी ने ये मॉडल तैयार किया है डीप सीक, और ये देखो ओपन एआई, गूगल जेमिनी, क्लोड या तो इन सब के बराबर है या फिर इनसे बेहतर है कई मायनों में। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये ब्रेक थ्रू क्यों है? देखो अभी तक ना एआई इंडस्ट्री एक सिंपल रूल पे चलती थी, बिगर इज बेटर। यानी जो कंपनी जितना बड़ा और पावरफुल मॉडल बनाएगी वही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अभी तक यही माना जाता था कि ये चैट जीपीटी जैसे मॉडल अगर प्रिपेयर करने हैं ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, और उसके लिए चाहिए बहुत सारे डेटा सेट्स, डेटा सेंटर्स, और बहुत स्ट्रोंग और बहुत बड़े लेवल पे कंप्यूटिंग हार्डवेयर चाहिए। समझ गए। मतलब एआई को ट्रेन करने के लिए ना बड़े स्केल पे जीपीयू चाहिए। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, और इन सब में लगता है बहुत सारा पैसा। समझ गए। एआई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं। अभी तक यही मानना था, और लोग एक्सपर्ट्स ये बोलते थे सिर्फ बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे मेटा हो गई, मेटा जिसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब आते हैं, इसके अलावा अल्फाबेट जैसे गूगल जैसी कंपनी है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना वही इतना पैसा लगा सकते हैं, इतनी बड़ी स्केल पे डेटा सेट का जुगाड़ कर सकते हैं, डेटा सेंटर का जुगाड़ कर सकते हैं, इतने बड़े स्केल पे हार्डवेयर का जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी छोटे छोटे कंपनीज की बस की बात नहीं है। लेकिन देखो ब्रेक थ्रू ये सामने आया है, एक चाइनीज कंपनी ने ना एआई का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। ओपन एआई जैसा चैट जीपीटी का मॉडल उन्होंने बना दिया, वो भी सिर्फ 50 करोड़ के बजट से, सिर्फ 50 करोड़ के बजट से। तो एआई की दुनिया का ना पूरा गेम ही चेंज हो गया है। सबसे बड़ी बात, चाइना के ऊपर ना यूएस की तरफ से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस लगे हुए हैं। यूएस ना हाई एंड चिप्स चाइना की कंपनीज को दे नहीं रहा है। मतलब एडवांस चिप्स और हार्डवेयर चाइनीज कंपनीज नहीं एक्सेस कर पा रही हैं। बावजूद इसके चाइनीज कंपनी ने ना सिर्फ 50 करोड़ की लागत से ये वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल बना लिया, डेवलप कर लिया। आप पूछोगे सर ये कैसा उन्होंने अचीव कर लिया?
देखो उन्होंने ना एफिशिएंट एल्गोरिथम्स डेवलप किए। डीप सीक ने ना अपने एआई मॉडल को ना ज़्यादा स्मार्टर बनाया बजाय बिगर बनाने के। ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हैं, ज़्यादा स्मार्ट एल्गोरिथम्स हैं। एक फेमस कहावत हम पढ़ते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो देखो चाइनीज़ कंपनी के पास में हाई एंड चिप्स नहीं थे, बड़ा डेटा सेट्स नहीं था, तो उन्होंने देखो जुगाड़ कर लिया इंडिया की तरह। उन्होंने एल्गोरिथम्स को ना छोटे लेवल पे लेकिन ज़्यादा स्मार्टर बना दिया। तो अभी तक जो ये माना जाता था कि एआई सिर्फ पावरफुल कंपनीज की मोनोपोली है क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन डीप सीक ने यह दिखा दिया कि एआई सिर्फ स्केल पे डिपेंड नहीं करती बल्कि स्मार्ट डिजाइन और एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करती है। तो अब इसका देखो एक बड़ा इंपैक्ट ये होगा, नए जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो भी एआई डेवलपमेंट की दौड़ में अब भागेंगे। ये सिर्फ यूएसए के जायंट्स का काम नहीं होगा। अब नए नए स्टार्टअप्स, डेवलपिंग कंट्रीज, छोटी कंपनीज, वो भी एआई की दुनिया में अपना हाथ जरूर आजमाना चाहेंगे और थोड़ा बहुत जरूर इन्वेस्ट करेंगे। मतलब एआई अब और ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा और ज्यादा डेमोक्रेटाइज होगा। सिर्फ बड़े यूएसए के जायंट्स की मोनोपोली नहीं होगी इसमें। यह ब्रेक थ्रू आया है। और देखो डीप सीक की कंपनी ने ना अपने इस मॉडल को अभी ओपन सोर्स में डाल दिया है। दूसरे लोग भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्होंने कैसे बनाया है। जैसे हमने वो वेबसाइट बनाई थी ना कोविड के दौरान, यूविन थी, बाद में कोविन, तो उनको हमने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में डाल दिया था कि कोई भी इसे यूज़ करना चाहता है तो इसको यूज़ कर लो। कोडिंग वगैरह को दोबारा से कोड वगैरह डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो चाइनीज़ कंपनी ने भी इसे ओपन सोर्स बना दिया है, तो इससे बल्कि और ज़्यादा फायदा होगा। तो जब ये एआई में जब ये ब्रेक थ्रू आया ना, एनवीडिया जैसी जो कंपनी है ना यूएस की, जो ये जीपीयू वगैरह बनाती हैं, अब इनके तो शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर गए हुए थे क्योंकि दुनिया को लग रहा था यही कंपनी बनाती है और जीपीयू की जरूरत तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही दुनिया को ये पता लगा कि बिना ज़्यादा जीपीयू के भी ये एआई का मॉडल बन जाएगा, तो एनवीडिया कंपनी के जो शेयर है ना बहुत ज़्यादा गिर गए। ये हाल हो गया। मतलब पॉइंट ये है, अब जो एनवीडिया जैसी कंपनी है ना, इनकी मोनोपोली खत्म हो सकती है क्योंकि अगर एआई मॉडल्स एफिशिएंट बन सकते हैं, क्योंकि चाइनीज कंपनी के पास में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हाई एंड जीपीयू थे ही नहीं, तो बिना हाई एंड जीपीयू के अगर एआई मॉडल बन सकते हैं तो एनवीडिया जैसी कंपनीज की डिमांड अब गिर जाएगी। अब देखो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो है ना, सिंपल भाषा में बोलूं, जो इन्वेस्टर्स है ना, वो अपना रुझान छोटी कंपनीज पे भी लगाएंगी। मतलब उनको विश्वास है कि छोटी कंपनीज भी ऐसा मॉडल अपना सकती हैं, तो वो सिर्फ बड़े बड़े जायंट्स को पैसा नहीं देंगे, वो छोटी कंपनीज को भी पैसा देंगे, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगी और छोटी कंपनीज और रिसर्चर्स को भी नए नए मौके अब मिलेंगे। इंडिया के लिए देखो बड़ा एडवांटेज है। इंडिया के पास में आपको पता है सॉफ्टवेयर टैलेंट काफी स्ट्रांग है। इंडिया में इंजीनियर्स और डेवलपर्स की कमी नहीं है। हमारी कोडिंग और एआई नॉलेज वर्ल्ड क्लास है। वो बात अलग है कि निराशा की बात है कि हमारी अभी तक किसी स्टार्टअप ने ऐसा मॉडल बनाया नहीं है। लेकिन अब थोड़ा और सीरियसनेस के साथ में हमारी जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, अब उनको भरोसा हो गया, तो वो ऐसे मॉडल को बनाने के प्रयास करेंगे। हमारे देश में तो वैसे ही जुगाड़ का कल्चर है, फ्रूगल इंजीनियरिंग माइंडसेट है कि कम रिसोर्सेज के साथ कैसे एफिशिएंट सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाए, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तभी तो इसरो इतने सस्ते सस्ते मिशन लॉन्च कर पाती है। हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम काफ़ी मजबूत है। बेंगलुरु जैसी सिटीज स्टार्टअप्स का हब है। अगर हम नए एआई मॉडल पे फोकस करें तो ग्लोबल एआई मार्केट में हम आगे निकल सकते हैं। एआई में इस ब्रेक थ्रू के ना जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस कैसे हैं, ये इंडिया वाले पॉइंट्स मैंने आपको दिए। जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस ऐसे देखो, अभी तक ना चाइना और यूएसए के बीच में रेस चल रही थी, लेकिन अब इस रेस में ना हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल हो जाए, जैसे इंडिया, जापान जैसे देश, क्योंकि वहां पे भी अब एआई डेवलपमेंट की जो रेस है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। लेकिन एक खतरा भी है। अब देखो इस प्रकार से छोटी छोटी कंपनीज भी एआई का मॉडल तैयार करने लगी, तो एआई कल को देखो गलत हाथों में भी पड़ सकता है, और गलत हाथों में पड़ गया तो क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग हैं इसका मिसयूज करेंगे। तो यहां पे भी विभिन्न देशों की सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। रिवीजन की बात अगर करें हम, डीप सीक वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, कैसे ये ब्रेक थ्रू है एआई में। क्योंकि पहले ये माना जाता था एक्सपर्ट्स के द्वारा
कि सिर्फ बड़ी कंपनीज एआई मॉडल डेवलप कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा हार्डवेयर, ज़्यादा डाटा सेट, ज़्यादा डेटा सेंटर, ये सब लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है R&D में, ये सारी चीज़ें। बट चाइनीज़ कंपनी ने ना डीप सीक बना दिया सिर्फ 50 करोड़ की लागत से। इन्होंने ना एल्गोरिथम्स को स्मार्टर बनाया, ना कि बिगर। तो इससे ना अब रास्ते खुल गए हैं, बहुत चेंज आएगा हर एक फील्ड में। अब छोटी छोटी कंपनीज, डेवलपिंग कंट्रीज भी एआई मॉडल को बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी, और गलत हाथों में एआई पड़ सकता है, एक पॉइंट हमने वो डिस्कस किया था हम। फिर ज़्यादा जो वेंचर कैपिटल्स हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, ज़्यादा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब विभिन्न देशों के बीच में जो एआई रेस है वो और इंटेंस हो सकती है। ये पहले सिर्फ चाइना और यूएस के बीच में चल रही थी, अब डेवलपिंग कंट्रीज भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एआई बनाना अब ज़्यादा ईजी रहेगा। ईजी तो नहीं, मतलब बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्टर एल्गोरिथम से भी काम चल जाएगा, ये हुआ है। फिर ये ग्लेशियर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि देखो यूएन ने ना 21 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स के रूप में ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया है तजाकिस्तान के आइडिया पे, और आने वाले जो 10 साल है ना 2025 से 34 के बीच में, ये डिकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस के रूप में सेलिब्रेट किए जाएंगे, ऑब्जर्व किए जाएंगे। अब ग्लेशियर्स देखो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, बट इंडियन हिमालयन रीजन में भी ना कहीं ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं जैसे वेस्टर्न हिमालयाज, कहीं पे थोड़ा स्टेबल हैं जैसे काराकोरम, कहीं पे थोड़ा कम तेज़ी से पिघल रहे हैं जैसे मिडल और ईस्टर्न हिमालयाज। नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी ग्लेशियर्स का पिघलना डिपेंड करता है, जैसे हाइट कितनी है, लैटिट्यूड कितना है, और टोपोग्राफी कैसी है, ग्लेशियर स्टीप है या फिर थोड़ा हाइट इस प्रकार से है, डेब्रीज है या नहीं है। तो ये नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इन पर भी ग्लेशियर का पिघलना डिपेंड करता है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ग्लेशियर पिघल गए तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिलेगा, और रिवर्स में पानी की कमी हो जाएगी, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो ये सारे रिस्क हैं। फिर ये मिल्क वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। मिल्क की सप्लाई के मामले में अभी दिक्कत नहीं है हमारे देश में, बट डिमांड के मामले में दिक्कत है। अभी देखो सभी लोग ना इक्वली मिल्क को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ अमीर लोग जो हैं वो 3 से 4 गुना ज़्यादा मिल्क पी रहे हैं, उनको बल्कि लाइफस्टाइल के डिजीज़ हो रहे हैं इसकी वजह से, जैसे मोटापा वगैरह, और गरीब लोग नहीं मिल्क पी पा रहे हैं। लास्ट मतलब बॉटम के 30% लोग सिर्फ 18% मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का कहना है हर एक को 300 ग्राम मिल्क पीना चाहिए डेली, बट 70% हाउस होल्ड ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो 300 ग्राम पर कैपिटा मिल्क पिएंगे तो उनकी इनकम का 10 से लेकर 30% एक्सपेंडिचर होगा। मिल्क कंजम्पशन के मामले में देखो डिवीजन्स हैं, अर्बन रूरल डिवीजन है, अर्बन एरियाज़ के लोग ज़्यादा पीते हैं, रूरल एरियाज़ के कम, जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा पीते हैं। और राज्यों की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के लोग ज़्यादा मिल्क पीते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल यहाँ के कम। तो स्टेप्स बताए थे राइटर ने कि ICDS पोषण स्कीम्स में ना दूध दिया जाए, मिल्क कूपन्स दिए जाएँ, अवेयरनेस फैलाई जाए दूध की इंपॉर्टेंस के बारे में, और अमीर लोग ज़्यादा दूध ओवर कंज्यूम ना करें, इसके लिए कैंपेन चलाया जाए। तो ये सब स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो देखो डीप सीक से संबंधित, और दूसरा फिर ये ग्लेशियर्स के पिघलने से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए 250 वर्ड्स में, दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।